नमस्कार। एक और टिप्पणी के साथ मैं अतुल चौरसिया। सभा में आज काफी हलचल थी। पितामह भीष्म, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य समेत राजकुमार युधिष्ठिर, दुर्योधन और अर्जुन आदि भी सभा में उपस्थित थे। संजय समूचे हालात पर नजर रखे हुए थे। धृतराष्ट्र के मन में पहले से ही कुछ गुंताड़े चल रहे थे। कुल मिलाकर दरबार काफी गुलजार लग रहा था। धृतराष्ट्र सिंहासन पर बैठे थे। सामने पितामह, गुरु द्रोण, कृपाचार्य और अन्य दरबारी विराजमान थे। काफी वक्त से धृतराष्ट्र के कानों में यूजीसी और शिक्षण संस्थानों में समानता के कानूनों को लेकर मची धमाचौकड़ी की खबरें पड़ रही थी। शासकीय काम की उलझन और व्यस्तता में धृतराष्ट्र लंबे वक्त से इसे नजरअंदाज करते आ रहे थे। आज सभा में सबकी उपस्थिति देख उन्हें यह मुद्दा जिरह के माकूल लगा। उन्होंने संजय की तरफ एक सवाल उछाला, यह कैसी रणभूमि सज गई है? हर ओर मेरिट का शंख क्यों बज रहा है? संजय ने कहा, दरअसल महाराज, आर्यावर्त एक भोज है। इसके भारी भरकम पतीले में एक साथ बहुत कुछ पक रहा है। अगर आपको मेरिट और यूजीसी का मसला समझना हो तो इस पतीले में कोई एक चावल उठाकर देख लीजिए, मामला समझ आ जाएगा। मसलन आप मेडिकल शिक्षा को ही ले लीजिए। यह कुरुक्षेत्र मेडिकल शिक्षा व्यवस्था में मेरिट और पैसे के दम से दाखिले के कारण तैयार हुई है। रणभूमि है ये। यहाँ दो सेनाएं हैं। एक कह रही है कि मेरिट खतरे में है। कमजोर वंचित वर्गों का बच्चा अगर आरक्षण पाकर डॉक्टर बनने लगेगा तो लोगों के पेट में कैंची चाकू छोड़ने लगेगा। मेडिकल गुणवत्ता और लाखों लोगों की जान खतरे में पड़ जाएगी। संजय लगातार बोल रहे थे। दूसरी सेना पूछ रही है कि मेरिट आखिर है क्या? एक समान गुणवत्ता वाली समान शिक्षा से पैदा हुई प्रतिभाओं का ईमानदारी से आकलन, या फिर असमान शिक्षा व्यवस्था से पैदा हुई अलग अलग प्रतिभाओं का एक ही पैमाने पर मूल्यांकन? मने सबे धान 22 पसेरी कैसे होगा महाराज? संजय के बयान पर दुर्योधन ने अकस्मात हंसते हुए हस्तक्षेप किया, हमने तो हमेशा मेरिट की रक्षा की है। अगर कमजोर वर्ग के बच्चे डॉक्टर बनने लगे तो गुणवत्ता बहुत नीचे गिर जाएगी, जनता का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। ये जो मवाद है ना, मवाद जिंदगी भर खाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन अगर गलत चीज बोलेंगे तो उसका पश्चाताप उनको मिलेगा। और मवाद खाते रहे, वो खाते रहे, मवाद खा रहे हो, आरक्षण क्या है? मवाद है वो। दुर्योधन के इस कुतर्क पर अर्जुन ने प्रत्युत्तर दिया, परंतु दुर्योधन, तुम यह सच क्यों भूलते हो कि हम जैसे युवराजों को शिक्षा के लिए शानदार गुरुकुल मिलते हैं? पितामह भीष्म के अलावा द्रोणाचार्य और कृपाचार्य जैसे गुरुओं का वरदहस्त प्राप्त होता है, जबकि एकलव्य और कर्ण जैसे मेधावी छात्रों को न तो ऐसे गुरुकुल मिलते हैं और न ही ऐसे गुरु। अर्जुन ने बहुत नाजुक नस दबा दी थी। वो बोले जा रहे थे, और अगर चोरी छिपे किसी ने हमारी जैसी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त कर भी ली और हमसे अधिक योग्य बन बैठा तो हमारे गुरुजन ही उनका अंगूठा गुरुदक्षिणा में काट लेते हैं, ताकि हम आसानी से स्पर्धा जीत जाएं और वो हार जाएं। मुझे गुरुदक्षिणा में तुम्हारे दाहिने हाथ का अंगूठा चाहिए। जो आज्ञा गुरुदेव। कई बार तो गुरुदेव जरूरत पड़ने पर ऐसे बालकों को ज्ञान शून्य होने का श्राप देकर हमें सर्वश्रेष्ठ बना देते हैं। उसका क्या? अर्जुन के सामाजिक न्याय और समरसता भरे उद्बोधन से सभा में सन्नाटा पसर गया। अपने पुत्र की कटती देख धृतराष्ट्र ने संजय का रुख किया। संजय, सच क्या है? कुछ समझाओगे? संजय ने कहा, महाराज, सच बहुत परतदार है। आर्यावर्त में चिकित्सा शिक्षा की दो अलग अलग दुनियाएं बन चुकी हैं। एक है सरकारी गुरुकुल जहां फीस कम है, सीटें सीमित हैं और कट ऑफ आकाश छूता है। दूसरा है निजी गुरुकुलों की दुनिया, जहां फीस लाखों करोड़ों में है। यहां प्रवेश के द्वार मेरिट के बजाय धनबल से खुलते हैं। आपको तो पता ही है कि धनबल यहां किसके पास है। लेकिन महाराज, दिलचस्प बात यह है कि बिना मेरिट के धनबल के प्रताप से चिकित्सा शिक्षा हासिल करने वाले युवराजों से किसी की जान जाने का खतरा नहीं बताया जाता। कोई नहीं कहता कि ये जो पिताजी के पैसे से डिग्री खरीद कर लाया है वह भी किसी के पेट में कैंची चाकू छोड़ देगा, तब क्या होगा? धृतराष्ट्र को संजय की बात में दम नजर आया। उन्होंने कहा, जब संविधान समान अवसर की बात करता है तो यह असमानता क्यों? संजय ने कहा, यही तो धर्म संकट है महाराज। इस मौके पर धर्मराज युधिष्ठिर ने संविधान के अनुच्छेद 14 की याद दिलाई और सभा को बताया कि यह अवसर की समानता की बात करता है।
अनुच्छेद 15 और 16 सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए समानता और न्याय सुनिश्चित करने हेतु विशेष प्रावधानों मसलन आरक्षण जैसे उपायों की अनुमति देता है। युधिष्ठिर की बात जारी रही, लेकिन दुर्योधन इन सभी प्रावधानों को खारिज करने पर आमादा था। वह अपने लोगों के लिए EWS आरक्षण, बिना आनुपातिक प्रतिनिधित्व वाले महिला आरक्षण कानून और आर्थिक रूप से संपन्न वर्गों के बच्चों के लिए पैसे और शक्ति के दम पर प्रवेश का रास्ता चाहता है। यह तो धर्मसंगत बात न हुई महाराज, यह समान अवसर नहीं बल्कि विशेषाधिकार हुआ। धृतराष्ट्र अचकचा गए। उन्होंने बात को घुमाया, मेरिट तो अंक से तय होती है। संजय ने पलक झपकते धृतराष्ट्र को दुरुस्त किया, महाराज अंक तभी समान हो सकते हैं जब सभी को एक समान गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का अवसर मिले। यहाँ जिसके पास श्रेष्ठ गुरुकुल, कोचिंग के विकल्प और रुपए पैसे का जुगाड़ है, उसकी अक्षमता भी मेडिकल कॉलेजों में प्रवेश का रास्ता खोज लेती है, और जो अभाव में पढ़ता है उसकी सफलता भी निजी मेडिकल कॉलेजों की करोड़ों रुपए की फीस की दीवार से टकराकर चूर चूर हो जाती है। सभा में फिर से सन्नाटा छा गया। तब धृतराष्ट्र ने पूछा, इस मामले में धर्म क्या कहता है? संजय ने उत्तर दिया, धर्म संतुलन कहता है महाराज। धर्मानुसार सरकारी कट ऑफ के ठीक बाद के रैंक वाले छात्रों को निजी मेडिकल कॉलेजों में भी अवसर मिले, फीस नियंत्रित और पारदर्शी हो, योग्य लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों के लिए छात्रवृत्ति और सरकारी ऋण की व्यवस्था बने, ऐसे सामाजिक पिछड़े छात्रों को ब्याज मुक्त ऋण मिले। शिक्षा और खासकर चिकित्सा शिक्षा का उद्देश्य बाजार नहीं, समाज की सेवा बने। धृतराष्ट्र ने फिर से पूछा, इस बारे में हस्तिनापुर की जनता क्या चाहती है? संजय ने कहा, जनता चाहती है कि डॉक्टर बनने का मार्ग धन से नहीं, क्षमता और समान अवसर से तय हो, ताकि स्वास्थ्य व्यवस्था पर भरोसा बना रहे और संविधान का धर्म भी जीवित रहे। फिलहाल ये चीजें हमारे गुरुकुल से नदारद है महाराज। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर ने धर्मसम्मत बात कही, जब तक मेरिट की परिभाषा अवसर के बराबरी से नहीं जुड़ती तब तक यह कुरुक्षेत्र समाप्त नहीं होगा महाराज। यूजीसी की समानता गाइडलाइन उसी दिशा में बढ़ाया गया कदम है। यह सुनकर धृतराष्ट्र का मन थोड़ा बेचैन हो गया। शाम का झुटपुटा फैलने लगा था। धृतराष्ट्र भी थकावट महसूस कर रहे थे, सो सिंहासन से उठकर अंतःपुर की ओर बढ़ गए। धृतराष्ट्र संजय संवाद में इस हफ्ते बस इतना ही। एक बार फिर से चुनावों का दौर शुरू हो गया है। बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के विधानसभा चुनाव अप्रैल में होंगे और साथ में हमारी टीम भी ग्राउंड जीरो पर होगी, विज्ञापन से आज़ाद पत्रकारिता को आप तक पहुंचाने के लिए। हमारा नया अनिल सेना प्रोजेक्ट इन्हीं चुनावों पर केंद्रित है। 5 का पंच कौन, इसे पूरा करने में हमारी मदद कीजिए ताकि हम आप तक इन राज्यों की खबरें और जनता की आवाज़ पहुंचा सकें। अगर आप मांसाहारी हैं और भारत की आबोहवा में आराम से सांस ले रहे हैं तो जरा संभल जाइए। संभव है कि कल को किसी की आस्था आहत हो जाए और आपके ऊपर हवा को अशुद्ध करने का इल्जाम लग जाए। मैं मजाक नहीं कर रहा हूं। आप पहले ये वीडियो देख लीजिए। बनारस में 14 मुस्लिम लड़कों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। एक भाजपा नेता ने आरोप लगाया कि लड़कों ने इफ्तारी के लिए चिकन बिरयानी खाई और उसकी हड्डियां गंगा में डाल दी, जिससे धार्मिक भावनाएं आहत हो गई। इफ्तारी में चिकन बिरयानी खाने और अवशेष गंगा में फेंकने का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई गई। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 14 लोगों को हिरासत में लिया। काशी में गंगा नदी के बीच नाव पर इफ्तार पार्टी कर चिकन बिरयानी खाने और अवशेष गंगा में फेंकने का आरोप लगाते हुए भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर अध्यक्ष रजत जायसवाल ने कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। भारत में आस्था एडवांस टच स्क्रीन टेक्नोलॉजी है। इतनी हाई सेंसिटिव की हल्की सी उंगली लगी नहीं, भावनाएं आहत का नोटिफिकेशन तुरंत पॉपअप हो जाता है। हमारे इस आहत प्रधान देश की सनातनी परंपरा में कण कण में भगवान बसते हैं। पेड़ पौधों से लेकर नदी पहाड़ तक, धरती से लेकर आकाश तक, सूरज चांद, यहाँ तक कि हवा को भी यहाँ पूजा जाता है। तो कल को कोई यह शिकायत भी कर सकता है कि फलाना नॉनवेज खाकर सांस ले रहा है और हमारे पवन देवता को अपमानित और प्रदूषित कर रहा है। संभव है कि बनारस की कर्तव्यपरायण पुलिस हर उस गैर सनातनी को गिरफ्तार करने का अभियान छेड़ दे जो मांसाहार करके हवा में सांस ले रहा है और बदले में निरामिष कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहा है। आस्था हिंदू थी और लड़के मुसलमान थे।
टीआरपी के गिद्धों को इससे बेहतर दस्तरख्वान और क्या ही मिलता। इस हुड़कचुल्लू को ही सुनिए। 20-21 साल के लड़कों की एक हरकत को ये सीधे सनातन पर हमला और हिंदुओं के खिलाफ युद्ध घोषित कर रहा है। एक युद्ध कट्टरपंथी ताकतों ने हिंदुस्तान में छेड़ रखा है। जी हाँ, अपने हिंदुस्तान में सनातन के खिलाफ, हिंदू आस्था के खिलाफ ऐसा युद्ध जिसने करोड़ों सनातनियों को गुस्से से भर दिया। ये खबर देखिए जिसे देखकर आपका भी खून खौल उठेगा, खून खौल उठेगा। खून तो खौलना ही चाहिए, आखिर आस्था का सवाल है। हालांकि यही आस्था तब हवा हो जाती है जब कानपुर की टैनरियों से रोज चमड़ा उद्योग का कचरा, केमिकल और झाग गंगा में बहता है। वहां न कोई भावनाएं आहत होती हैं, न कोई एफआईआर, न कोई गिरफ्तारी। शायद इसीलिए क्योंकि वहां बिरयानी नहीं बिजनेस बह रहा होता है। इस देश में नदी से ज्यादा जरूरी है नैरेटिव। पाखंड हमारे देश के खबरिया चैनलों का अभिन्न हिस्सा है। आपको कोविड का दौर याद होगा जब गंगा के किनारे लाशें पटी पड़ी थी। ये मैडम पूछ रही हैं कि रोजा खोलने के लिए गंगा ही क्यों चुनी? क्या जरूरत है मुस्लिम युवकों को जाकर गंगा नदी में रोजा इफ्तार करने की? उनको कोई और जगह नहीं मिली थी, वही जगह मिली है। और गंगा नदी हम सब जानते हैं कि हमारे वहां शुद्धिकरण के लिए जब प्रसाद बनता है, प्रसाद में गंगा जल अर्पित किया जाता है भगवान शिव को नहलाने के लिए, घरों के भीतर छिड़काव करने के लिए। उसमें क्या जरूरत है नॉनवेज खाकर फेंकने की? तो जब ऐसा काम करेंगे तो जाएं जेल। फिर रोना तो नहीं रोना चाहिए ना। ये वही गंगा है जिसमें हिंदू पूरे विधि विधान से अस्थियां विसर्जित करते हैं। अधजले शव पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा को सौंप दिए जाते हैं और तब गंगा पवित्र नहीं होती। नदी को नाला बना देने वाले हमारे सनातनियों की आस्था आहत नहीं होती। शायद हड्डी हड्डी में भी फर्क होता है और ये बारीक फर्क समझने के लिए धर्म ग्रंथ नहीं, टीवी चैनल देखना पड़ता है, जहां चित्रा त्रिपाठी बताती हैं कि कौन सी हड्डी मोक्ष दिलाएगी और कौन सी भावनाएं आहत करेगी। अब हर नजरिए का फर्क होता है ना। जब किसी की मौत के बाद हड्डियां प्रवाहित की जाती हैं वो एक अलग विषय होता है, लेकिन हम बैठकर नाव पे हड्डी खाएं और उसके बाद उसको उसी में डाल दें तो वो तो अब अपवित्र करने वाली मंशा हो गई ना। अगर हड्डी संस्कार से आई है तो पवित्र और प्लेट से आई है तो अपवित्र। वैसे अमन चोपड़ा का जोश तो चित्रा त्रिपाठी से भी 2 कदम आगे निकल गया। जनाब को हड्डियों से ज्यादा सेकुलरिज्म की फिक्र हो गई। गंगा जी में इफ्तार करने का शौक है, कर लो इफ्तार, कौन मना कर रहा है? वेज इफ्तार कर लो, नहीं नॉन वेज ही करेंगे, हड्डियां फेंकेंगे, झूठन फेंकेंगे, फिर मजाक उड़ाएंगे। गंगा माँ, गंगा सिर्फ हिंदू की संपत्ति है क्या? ये लोग पूछ रहे हैं, जवाब दे दीजिए भाई। सेकुलरिज्म है, समझिए ना भाई, आप लोगों को समझना पड़ेगा। सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म है। नए भारत में अब सेकुलरिज्म ही असली समस्या है। शायद इसीलिए सनातन भी अपनी पुरातन व्यापकता छोड़कर धीरे धीरे हिंदुआना सर्टिफिकेट बनता जा रहा है। वैसे भक्ति हो या अभिव्यक्ति, इसका फुल एक्सेस अब या तो गोदी एंकरों के पास है या अंधभक्तों के पास। ऐसा नहीं है कि बाकी लोगों के पास अभिव्यक्ति की आज़ादी नहीं बची, बिल्कुल है, बस अब वो लोकेशन बेस्ड हो गई है। आप जो चाहे लिखिए, बोलिए, पोस्ट कीजिए, कोई रोक नहीं है, लेकिन भारत में उसे कोई देख सुन पढ़ नहीं पाएगा। कुछ देशी व्यंग्यकारों और हास्यकारों के एक्स अकाउंट के साथ ऐसा ही हुआ है। इनके अकाउंट्स को सरकारी निर्देश पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। ये वो अकाउंट्स हैं जो सरकार की नीतियों, विदेश नीति, एलपीजी संकट और प्रधानमंत्री पर व्यंग्य करते थे। असलियत ये है कि मोदी जी, आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप 10 क्या आप 10,000 अकाउंट ब्लॉक कर दीजिए, आप सवाल नहीं रोक पाइएगा, आप आलोचना से नहीं बच पाइएगा। सरकार ने आईटी एक्ट की धारा 69A के तहत ये कार्रवाइयां की हैं। इस धारा के मुताबिक अगर कंटेंट देश की सुरक्षा, संप्रभुता या पब्लिक ऑर्डर के लिए खतरा हो तो उसे ब्लॉक किया जा सकता है। अब जरा सोचिए, जो व्यक्ति एक अकेला कितनों पर भारी जैसा ठहास करता था, उस पर मीम, कार्टून और व्यंग्य भी अब भारी पड़ने लगे हैं। एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। दिलचस्प ये है कि इन अकाउंट्स पर सिर्फ भारत में बैन लगा है, यानी सच मौजूद है, बस सत्यमेव जयते वाले भारत में यह नहीं दिखेगा। इमरजेंसी के दौर में भी रेडियो बजता था, अखबार छपते थे, भले ही वो सेंसर के साए में थे, मगर डिजिटल दौर की इमरजेंसी और भी एडवांस है। यहाँ खबर को कांटा छाटा नहीं जाता, सीधे पूरा का पूरा अकाउंट ही गायब कर दिया जाता है। वैसे इस कार्रवाई की जद में सिर्फ पैरोडी अकाउंट्स ही नहीं आए। कैरवान मैगजीन का एक ट्वीट भी ब्लॉक कर दिया गया। इस ट्वीट में इंडिया टुडे के अप्रैल 2002 के कवर का जिक्र था, जिसमें गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की फोटो थी और हेडलाइन थी हीरो ऑफ हेट्रेड। जी हाँ,
ये वही इंडिया टुडे है जहां अब दिन रात भक्ति की बहार दिखती है। मैं हूं अंजना वैसे मोदी भक्तों की क्वीन और इस अखंड भक्ति परंपरा की स्वयंभू ब्रांड एम्बेसडर कंगना रनौत का तो कहना ही क्या। जहां तर्क खत्म होता है वहां से इनकी भक्ति शुरू होती है। इसका ताज़ा चमचमाता उदाहरण संसद परिसर में सामने आया, जहां कंगना ने राहुल गांधी को न सिर्फ टपोरी बोला बल्कि यहां तक कह दिया कि राहुल गांधी से महिलाएं असहज महसूस करती हैं। हम महिलाओं को बहुत ज्यादा उनको देखकर जो है अनकंफर्टेबल फील होता है, क्योंकि एकदम जैसे टपोरी की तरह वो आते हैं और किसी को भी तू ऐसे करके फोटोग्राफ करते हैं। कंगना एक्ट्रेस और सांसद कम चलती फिरती ओपिनियन उत्पादन फैक्ट्री ज्यादा हैं। उनके बयानों को देखकर कई बार समझ नहीं आता उसे उनकी बेबाकी कहा जाए या बेवकूफी। जब हमें आजादी मिली तो द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुभाष चंद्र बोस वो कहाँ गए? ईवीएम्स हैक नहीं करते हैं प्रधानमंत्री लोगों के दिलों को हैक करते हैं। जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। जब सेशन शुरू हुआ था, जो मैं पहली बार पार्लियामेंट में गई थी, तो वो चल के आए थे, हमारी तरफ आए थे, तो ऐसे टेढ़ा थे राहुल गांधी, हाँ, स्मर्क किए, तो मुझे वो बहुत हर्ट किया। आप कह रही कि राहुल गांधी को ये फिल्म पसंद आएगी? अब अगर वो घर जाके टॉम एंड जेरी देखते होंगे तो उनको कैसे समझ आएगी? कंगना रनौत को शायद यकीन है कि उनके मुंह से जितना ज्यादा कीचड़ निकलेगा कमल उतना ही ज्यादा खिलेगा। अब आप इस हफ्ते की रिपोर्ट देख लीजिए। जो कही जा रही थी बातें कि अंदर में भी सोशल डिस्टेंसिंग। इस हफ्ते की रिपोर्ट न्यूज पोर्टली से है, जहां उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में आलू की खेती किसानों के लिए मुनाफे की बजाय मुसीबत बनती जा रही है। बेहतर दाम की उम्मीद में किसान अपनी फसल को कोल्ड स्टोरेज में रखने पहुंचे, लेकिन ट्रालियों में लदा आलू लेकर कई दिनों से लाइन में खड़े हैं। मंडियों में कीमत इतनी गिर चुकी है कि उसकी लागत निकालना भी मुश्किल हो गया है। मेहनत से उगाई गई फसल किसानों के लिए घाटे का सौदा बनती जा रही है। शिवाकांत जी, आप कब से खड़े हैं? सर हम परसों को शाम को आए हुए हैं सर। कितना आलू लेकर आए हैं? सर 3 टाली माल है सर, 300 रुपए पैकेट भी कोई लेने तैयार नहीं है सर। व्यापारी कोई जब है नहीं तो आलू में को लिए किसान, और 400 रुपये 300 रुपये क्विंटल मांग रहे हैं मनमौनी। इसके बाद आप लोग आलू के बाद क्या लगाते हैं, क्या करेंगे खेती में? सर हम लोग पिपरमिंट लगाते हैं सर, मेंथा सर। अभी उसकी चल रही तैयारी? अभी नहीं सर, ये आलू के चक्कर में सर लेट हो रहा है सर हमारा, क्योंकि जब तक ट्रैक्टर खाली नहीं होगा सर जोतेंगे कैसे सर, अभी आलू नहीं पहुँच पा रहा है। अगले हफ्ते होगी एक और टिप्पणी। नमस्कार।